बीए पार्ट थर्ड ईयर के प्रश्न पत्र सेकंड में पाश्चात्य राजनीति विचारक में प्लेटो के साम्यवाद संबंधी विचारों का अध्ययन। साम्यवाद में आज करेंगे परिवार का साम्यवाद। परिवार का नहीं बल्कि आदर्श राज्य के उद्देश्य की प्राप्ति का भी पूरक है, परंतु पूरक होते भी परिवार के साम्यवाद या पत्नियों के साम्यवाद और संपत्ति के साम्यवाद में एक महत्वपूर्ण अंतर है। जहां संपत्ति के साम्यवाद में संपत्ति के सामूहिक परित्याग की बात तो है, परंतु उस पर सामूहिक स्वामित्व की बात नहीं की गई। वहीं पत्नियों के साम्यवाद में परित्याग के साथ सामूहिक स्वामित्व की बात निहित है। अर्थात प्लेटो एक व्यक्तिगत या संयुक्त परिवार के स्थान पर राज्य परिवार को स्थापित करना चाहता है। पत्नियों का साम्यवाद प्लेटो की इस मान्यता पर आधारित है कि परिवार पत्नियों और बच्चों की सुख सुविधा के लिए संपत्ति संचयन की प्रवृत्ति को बढ़ावा देता है, प्रतिभाशाली स्त्री पुरुषों की प्रतिभा को नष्ट करता है, पत्नियों के विकास को कुंठित करता है और राज्य की एकता और न्याय में बाधा प्रस्तुत करता है। अतः संपत्ति संचयन की प्रवृत्ति को रोकने के लिए, प्रतिभाशाली स्त्री पुरुषों की प्रतिभा को प्रतिष्ठित करने, पत्नियों के उद्धार और राज्य की एकता को बनाए रखने के लिए प्लेटो ने पत्नियों के साम्यवाद की बात कही है। जिस घर को व्यक्ति प्रेम, मधुरता, सहयोग, त्याग और सुरक्षा का गढ़ समझता है, प्लेटो उसे वासना, स्वार्थ, संकीर्णता, तुष्यता का गढ़ मानता है। पत्नियों या परिवार के साम्यवाद के द्वारा प्लेटो कुछ उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहता है, जिनमें प्रमुख इस प्रकार। प्लेटो की धारणा है कि स्त्री पुरुष की योग्यताएं और क्षमताएं समान होती हैं। वह लिखता है कि जिस प्रकार कुतिया निगरानी के कार्य को कुत्ते के समान कर सकती है, उसी प्रकार स्त्री भी पुरुष के कार्य को संभाल सकती है। अर्थात स्त्रियां भी राज्य और शासन के कार्य को संपन्न कर सकती हैं। इस प्रकार प्लेटो स्त्रियों का उद्धार कर और उन्हें पुरुषों के समान राज्य कार्यों में बराबर भागीदारी बनाकर राज्य को उसके आधे सदस्यों की सेवाओं से लाभान्वित कराना चाहता है। दूसरा उद्देश्य है तेरी मेरी का अंत। तेरी मेरी की प्रश्न या भावना को समाप्त करने के लिए प्लेटो संतान के पालन पोषण की राज्य द्वारा व्यवस्था करता है। अर्थात बच्चों का लालन पालन माता पिता द्वारा नहीं होगा और न वे पारिवारिक संकीर्णता और स्वार्थ से प्रभावित होंगे। सभी शिशु सभी स्त्री पुरुषों को अपने माता पिता समझेंगे और सभी स्त्री पुरुष बच्चों को अपनी संतान समझेंगे। जब सब बच्चे सबके माने जाएंगे और सबसे प्यार करेंगे तो राज्य एक परिवार का रूप धारण कर लेगा और ऐसे में सबका कल्याण निहित होगा। तीसरा उद्देश्य उत्तम संतान की उत्पत्ति। प्लेटो परिवार के साम्यवाद द्वारा उत्तम संतान की प्राप्ति को भी उद्देश्य मानकर चलता है। अब नेक्स्ट इसमें आता है परिवार के साम्यवाद का मूल्यांकन के दो दृष्टिकोण हैं। जहां तक स्त्रियों के उत्थान, कल्याण और राजकार्यों में हिस्सा लेने का प्रश्न है, यह योजना उदार, व्यवहारिक और क्रांतिकारी है, परंतु जहां तक विवाह संबंधों, संतानोत्पत्ति और उसके पालन पोषण का प्रश्न है, प्लेटो के साम्यवाद योजना अनैतिक, अप्राकृतिक, अस्वाभाविक है। पत्नियों के साम्यवाद या परिवार के साम्यवाद की मुख्यतः निम्न आधारों पर, कुछ बिंदुओं के आधारों पर आलोचना की गई है। फर्स्ट जिसमें है अनावश्यक। संपत्ति और पत्नी के साम्यवाद को अरस्तु आदर्श राज्य की प्राप्ति हेतु अनावश्यक मानता है। उसकी धारणा है कि प्लेटो साम्यवाद द्वारा जिस उद्देश्य को प्राप्त करना चाहता है, उसकी प्राप्ति समुचित शिक्षा व्यवस्था द्वारा हो सकती है। नैतिक रोगों के लिए नैतिक उपचारों की आवश्यकता है, भौतिक उपचारों की नहीं, जैसा कि प्लेटो साम्यवाद द्वारा प्रस्तुत करता है। स्त्री पुरुषों सेकंड है स्त्री पुरुषों के संबंधों की अपूर्ण व्याख्या। प्लेटो स्त्री पुरुषों के संबंधों
जानवरों के संबंधों के साथ मिलाकर के अनैतिक और अव्यवहारिक रूप से प्रस्तुत करते हैं। स्त्री पुरुष के संबंध अस्थायी न होकर स्थायी बंधन होता है जो जीवन पर्यंत चलता रहता है। यह वैवाहिक संबंध नैतिक, मानसिक और आध्यात्मिक बंधन होता है जो पारिवारिक पारस्परिक कल्याण और उत्तम जीवन की प्राप्ति के लिए होता है। स्त्री पुरुष नेक्स्ट तीसरा बिंदु है स्त्री पुरुष के स्वभाव में भिन्नता। स्वभाव से स्त्रियां कोमल, संवेदनशील और दयालु होती हैं, जबकि पुरुष उत्साही, बुद्धिमान, उद्यमी होते हैं। गृह संचालन और बच्चों का पालन पोषण स्त्रियों का स्वाभाविक कार्य है, जबकि पुरुषों का स्वाभाविक कार्य आय के स्रोतों को जुटाना, परिवार का पालन पोषण करना, संरक्षण करना है। अतः प्लेटो का ये कहना कि स्त्रियां सैनिक या अन्य प्रकार के कठोर कार्यों को, सार्वजनिक कार्यों को उसी कुशलता निपुणता के साथ कर सकते जिस प्रकार पुरुष, तो ये सही नहीं है। न्याय सिद्धांत के विपरीत स्त्रियों का साम्यवाद प्लेटो के न्याय सिद्धांत के विपरीत है। यदि न्याय अपने स्वाभाविक कार्य कुशलता से करना है और उसमें श्रेष्ठता निपुणता प्राप्त करना है तो स्त्रियों को गृह संचालन और बच्चों के पालन पोषण निपुणता प्राप्त करनी चाहिए और उसी के माध्यम से राज्य को अपनी सेवाएं अर्पित करनी चाहिए। सार्वजनिक पदों को प्राप्त करके स्त्रियां राज्य सेवा नहीं कर सकती, क्योंकि उससे उनके स्वाभाविक कार्य की उपेक्षा होगी जो राज्य का मूल आधार है। नेक्स्ट आलोचना है नैतिक गुणों का ह्रास। परिवार के सामने करता है जो अच्छे चरित्र के मूलभूत तत्व हैं। सार्वजनिक शिशुगृहों में पले हुए बच्चों में प्रेम, त्याग, सहानुभूति आदि गुणों का अभाव होगा और बच्चों के लिए त्याग माँ ही कर सकती है, परिचारिका नहीं। जब बच्चे स्नेह, प्रेम, त्याग, सेवा के भाव को अनुभव नहीं करेंगे तो उनमें ये भाव पैदा कैसे होगा। प्लेटो ने परिवार को केवल विकृत संस्था के रूप में देखा जहाँ स्वार्थ और संकीर्ण भावनाएं होती हैं। वह परिवार के उस रूप को नहीं देख सका जिसमें व्यक्ति सहयोग, सहानुभूति, प्रेम, त्याग, बलिदान, कर्तव्यपरायण आदि भावनाएं सीखता है। नेक्स्ट बिंदु है मनोवैज्ञानिक तत्वों की उपेक्षा। प्लेटो की साम्यवादी योजना मनोवैज्ञानिक तत्वों की भी उपेक्षा करती है। यह उस सामाजिक संस्था को नष्ट करना चाहती है जो युगों से चली आ रही है। यह बच्चों पर पड़ने वाले पैतृक तथा परंपरा के प्रभाव अर्थात पुश्तैनी प्रभावों की उपेक्षा करती है। नेक्स्ट बिंदु है हानिकारक। प्लेटो की साम्यवादी व्यवस्था ऐसे राज्य की स्थापना करना चाहती है जो राज्य परिवार अर्थात एक व्यक्ति राज्य का रूप धारण कर लेगी, परंतु ऐसा राज्य और व्यक्ति दोनों के लिए हानिकारक होगा। नेक्स्ट बिंदु अविश्वास का प्रतीक। साम्यवाद इस बात का द्योतक है कि प्लेटो को अपने दार्शनिक शासकों के विवेक और अपनी शिक्षा प्रणाली की प्रभावशीलता पर विश्वास नहीं था। दोनों के पूरक के रूप में ही साम्यवाद के बाह्य अत्यंत कठोर, अस्वाभाविक नियंत्रण में अनुशासन को लादा गया है। नेक्स्ट बिंदु है नीरस और प्रेरणा रहित। संरक्षकों को व्यक्तिगत संपत्ति और पारिवारिक जीवन के स्वाभाविक सुख और आनंद से वंचित कर प्लेटो का साम्यवाद उसके लिए आकर्षण का कोई क्षेत्र नहीं छोड़ता। अतः वे प्रेरणा रहित, उत्साह रहित और कुशलता रहित बन जाएंगे। नेक्स्ट बिंदु आता है अपना अराजकता को प्रोत्साहन। साम्यवाद एकता उत्पन्न करने के स्थान पर फूट और अराजकता भी पैदा कर सकता है। इस प्रकार हम कैसे कहा जा सकता है कि व्यक्तिगत संपत्ति और पारिवारिक जीवन मानव की स्वाभाविक प्रवृत्तियां हैं जो उसे उनसे वंचित करना अस्वाभाविक, अप्राकृतिक, अव्यवहारिक है। यदि ये सचमुच ही अनुचित एवं अनिष्टकारी संस्थाएं होती तो ये आज तक जीवित न रहती, समय की गति उन्हें नष्ट कर देती। ये संस्थाएं इतनी आवश्यक और मूलभूत हैं कि प्लेटो ने अपने अंतिम ग्रंथ, अंतिम रचना धन्यवाद। आज के लिए इतना है।